मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से प्रयास कर रहा हूं किसानों तक सही जानकारी पहुंचे और वो खेती में इसका लाभ ले सकें। इसी क्रम में आज जो मैं बात करना चाह रहा हूं, जैव उर्वरकों को किस फसल में कौन सा प्रयोग करना चाह रहा है, आज मैं इस पे चर्चा करूंगा। इससे पहले मैंने जैव उर्वरकों के लाभ पे एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। और जैव उर्वरक सामान्यतः हम कह सकते हैं कि दो प्रकार के हैं मुख्यतः, वैसे तो कई प्रकार के हैं, मुख्यतः अगर हम पोषक तत्वों की दृष्टि से देखें तो दो प्रकार के हैं जो उपलब्ध हैं और प्रयोग किए जा रहे हैं। पहला वो है जो पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं, दूसरा वो है जो फास्फोरस को उपलब्ध कराते हैं। वैसे और भी हैं लेकिन सामान्यतः दो तरह के ज्यादा प्रचलित हैं और ये ज्यादातर यूज किए जाते हैं। जो नाइट्रोजन को उपलब्ध कराते हैं वो भी दो तरह के हैं। एक वो है जो मिट्टी में रहते हैं, स्वतंत्र रूप से मिट्टी में घूमते रहते हैं, मिट्टी में ही रहते हैं और वायुमंडल की हवा लेते हैं और उस वायुमंडल की हवा में नाइट्रोजन है लगभग 80%, और उस नाइट्रोजन को अपने शरीर के अंदर फिक्स कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं और बाद में उस नाइट्रोजन को मिट्टी में छोड़ देते हैं और फिर वो ये नाइट्रोजन जो है जिस फॉर्म में होती है उसको पौधे ले लेते हैं। तो मतलब नाइट्रोजन गैस को उस फॉर्म में बदल देते हैं, आयन की फॉर्म में बदल देते हैं जिस रूप में पौधा उसको लेता है। तो ये स्वतंत्र रूप से रहते हैं। इसमें जो मुख्यतः है वो एजोटोबैक्टर है और एजोस्पिरिलम है। क्योंकि देखिए इनका फसल से कोई संबंध नहीं होता, फसल हो या ना हो, खेत खाली पड़ा है नहीं पड़ा है, ये अपना काम करते रहते हैं। ये 24 घंटे 12 महीने अपना काम करते रहते हैं। अगर खेत में कोई जल भराव ना हो या बहुत ठंड ना हो जाए या बहुत गर्मी ना हो जाए तो ये अपना काम करते रहते हैं और जमीन के अंदर पड़े रहते हैं। तो इस तरह के जो जैव उर्वरक हैं, जो एजोटोबैक्टर है और एजोस्पिरिलम है, वो आप किसी भी फसल में प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इनका फसल से कोई खास संबंध नहीं होता है। लेकिन इसमें जो एजोस्पिरिलम है वो थोड़ा सा जड़ में रहता है, जड़ों में रहता है। जड़ जहां पौधे की जड़ रहती है जिस मिट्टी में, वहां तक रहता है, जड़ों के पास ज्यादा रहना पसंद करता है और अपना काम जड़ों के अंदर, मतलब अंदर तो नहीं होता, जड़ के चारों तरफ रह के करता है। तो जब पौधे की जड़ क्षेत्र है उसके अंदर रहता है और तो ये मुख्यतः मक्का में या ज्वार में या गन्ने में बहुत अच्छा काम करते हैं। और जो एजोटोबैक्टर है वो आप किसी भी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आपको एजोटोबैक्टर वाला प्रयोग करना है तो आप चाहे धान है, गन्ना है, मक्का है, कपास है, कोई भी फसल है, आप उसमें उसको प्रयोग कर सकते हैं। आलू है, आप इसको प्रयोग करें एजोटोबैक्टर को और ये धीरे धीरे मिट्टी में अपना काम करता रहता है और नाइट्रोजन को धीरे धीरे मिट्टी में बढ़ाता रहता है। तो ये काम धीरे धीरे करता है लेकिन लगातार करता रहता है, तो हमारी भूमि में धीरे धीरे नाइट्रोजन बढ़ती रहती है। तो ये अगर हम प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से पौधों को नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ जाती है। तो ये मैंने दो बताए जो मिट्टी में रहते हैं, एक मैंने बताया एजोटोबैक्टर, दूसरा बताया एजोस्पिरिलम। एजोस्पिरिलम में थोड़ी सी खास बात ये जो मैंने बताई, थोड़ा सा जड़ में ज्यादा रहता है ये, क्योंकि जड़ से जो पदार्थ निकलते हैं, जो अम्ल निकलते हैं, कार्बनिक पदार्थ निकलते हैं, उसको ज्यादा अपने भोजन के रूप में लेता है। दूसरे जो नाइट्रोजन वाले होते हैं वो राइजोबियम है। ये केवल दलहनी फसलों में ही प्रयोग किए जाते हैं और ये जड़ों के अंदर चले जाते हैं और गांठ बना लेते हैं, ग्रंथि बना के अपना काम करते हैं। तो जो राइजोबियम का प्रयोग करना है वो केवल आपको दलहनी फसलों में करना है, दाल वाली फसलों में प्रयोग करना है, बाकी किसी फसल में इसका प्रयोग नहीं करना है। राइजोबियम को धान, गन्ना, मक्का, कपास, बाजरा, ज्वार, इसमें प्रयोग नहीं करना है। जो आपकी दलहनी फसलें हैं जैसे मूंग है, उड़द है, अरहर है, चना है, मटर है, मसूर है, सोयाबीन है, मूंगफली है, ये जो है लेग्यूम वाली फसलें हैं, मूंगफली और सोयाबीन, इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं और करना चाहिए। और जब राइजोबियम का ज्यादा प्रयोग करते हैं इन फसलों में, ये जो दलहनी वाली है, लेग्यूम वाली हैं, तो उपज तो अच्छी होती है, नाइट्रोजन भी उन्हें अच्छी मिल जाती है। तो राइजोबियम का प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा, केवल आपको जो लेग्यूम वाली है, दाल वाली फसलें, उसमें प्रयोग करना है, सोयाबीन में भी करना है, मूंगफली में भी करना है। क्योंकि कभी कभी हम जब दलहनी फसल कहते हैं तो मूंगफली को भूल जाते हैं। मूंगफली चूंकि तेल के लिए काम आती है, सोयाबीन तेल के लिए काम आती है, लेकिन ये लेग्यूम है, लेग्यूमिनेसी फैमिली के हैं, लेग्यूम है। तो इनमें लेग्यूम में प्रयोग करना है, बरसीम में करना है। अगर हम चारे वाली फसलें की बात करें, बरसीम की बहुत अच्छी हमें चारा मिल जाता है अगर हम राइजोबियम से करते हैं। तो राइजोबियम का प्रयोग आपको इन फसलों में करना है। तो अब मैंने अभी जो आपको नाइट्रोजन वाले बताया, एजोटोबैक्टर आप मिट्टी में किसी भी फसल के लिए कर दीजिए, एजोस्पिरिलम भी कर दीजिए, लेकिन खास तौर से मक्का के लिए, ज्वार के लिए, गन्ने के लिए है। वैसे आप किसी में भी कर सकते हैं, चाहे एजोटोबैक्टर को आप सब्जी में भी लगा सकते हैं, कोई भी है, चाहे मिर्च है, चाहे टमाटर है, बैगन है, किसी में भी प्रयोग कीजिए, मिट्टी के अंदर रह के अपने काम करते रहते हैं एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम।
लेकिन राइजोबियम जो है जड़ में घुस जाता है और वहां गांठ बनाता है। तो आपने देखा होगा कि जब आप ये दलहनी फसल के पौधे को उखाड़ते हैं, जड़ को देखते हैं, तो छोटी छोटी गांठें होती हैं। वो गांठें इसी की राइजोबियम की होती हैं। जितनी अच्छी गांठें होंगी, जितना उनका लाल गुलाबी रंग होगा, वो समझ लीजिए वो उतना अच्छा काम कर रहा है। तो ये आपको यहाँ प्रयोग करना है। तो ये नाइट्रोजन वाले हो गए। अब आते हैं जो फास्फोरस की घुलनशीलता को बढ़ाते हैं। मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप देखिएगा कि अस्थिर हो जाती है, घुलनशील हो जाती है अधिकांश फास्फोरस जो हम रासायनिक उर्वरकों से देते हैं, चाहे हम एसएसपी से दें, डीएपी से दें, एनपीके से दें। अधिकांश जो फास्फोरस है वो अघुलनशील हो जाती है, स्थिर हो जाती है, और जमीन के अंदर जो पहले से पड़ी है वो भी अस्थिर रहती है। तो फास्फोरस के साथ जो समस्या आती है उसकी घुलनशीलता की है, उसकी कम घुलनशीलता होती है। तो ये जो पीएसबी है, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, या पीएसएम, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये फास्फोरस को घुलनशीलता बढ़ाते हैं। और ये भी आप किसी भी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। ये किसी फसल से संबंधित नहीं है कि इनको विशेष फसल में प्रयोग करना है। तो आप किसी भी फसल में लगाइए, गन्ने में लगाइए, मटर में लगाइए, दलहनी फसलों में लगाइए, धान में लगाइए, मक्के में लगाइए, किसी भी इसमें लगाइए। तो अगर आप ये पीएसबी का प्रयोग करते हैं तो जो हमारी जमीन के अंदर जो फास्फोरस है उसकी मात्रा को बढ़ाते हैं। अब देखिए, जो नाइट्रोजन वाले हैं वो नाइट्रोजन की बाहर से लाके, मतलब वायुमंडल की नाइट्रोजन को खींच के भूमि में बढ़ाते हैं। तो इनके करने से धीरे 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 नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। लेकिन जो पीएसबी फास्फोरस वाला है वो कहीं बाहर से नहीं लाता है फास्फोरस। जो मिट्टी के अंदर जो फास्फोरस है केवल उसी को घोलने का काम करता है या जड़ तक पहुंचाने का काम करता है। तो दोनों के काम अलग अलग है। नाइट्रोजन वाला प्रयोग करने से, एजोटोबैक्टर प्रयोग करने से जमीन के अंदर नाइट्रोजन बढ़ता है। राइजोबियम प्रयोग करने से वो वायुमंडल की नाइट्रोजन लेकर के उसको देते हैं, लेग्यूम को देते हैं, और जो बाकी जो बच जाती है वो अगली फसल में भी काम आ जाती है। तो ये जो नाइट्रोजन वाले, ये तो भूमि में उसकी मात्रा को बढ़ाते हैं, लेकिन फास्फोरस वाले मात्रा को बाहर से कहीं से बढ़ाते नहीं है, हवा से लेके कहीं से, जो पहले से ही है उसी को घोलने का काम करते हैं। तो जब ये घुलनशीलता बढ़ती है तो कोई भी फसल हो उस फास्फोरस को लेती है। तो ये आज मैंने बताया, हो सकता है आपको इसकी जानकारी पहले से हो, लेकिन ये मैं थोड़ा सा ये चाहता हूं कि जिनको जानकारी नहीं है वहां तक भी ये पहुंचे। अधिकांश लोगों को हो सकता है जानकारी ना हो, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस बात की जानकारी हो कि कौन सा जैव उर्वरक हमें कहाँ प्रयोग करना है। आज मैंने दो मुख्य रूप से जैव उर्वरक बताए जो हम प्रयोग करते हैं। एक तो एजोटोबैक्टर एजोस्पेरलम आप किसी फसल में कीजिए, राइजोबियम केवल दलहनी लेग्यूम वाले में कीजिए, और पीएसबी फास्फोरस का जो टीका जिसे हम बोलते हैं, या फास्फोरस की घुलनशीलता बढ़ाते हैं, वो आप किसी भी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। आशा है मेरी बात आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको ये मेरी बात सही लगी है, अच्छी लगी है, तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपना अनुभव लिखिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंचे और वो भी अपना खेती में लाभ ले सकें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।